Hello and welcome to The Tryst. Today's panel discussion is to commemorate the 156th birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi. आपका गांधी से परिचय किस तरह हुआ? गांधी को बापू या महात्मा मानने से पहले किसी ने नोट पर छपी तस्वीर देखकर पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने घर में बड़ों को गांधी के भजन या जागृति फिल्म का गीत गुनगुनाते सुना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में खासकर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का परिचय गांधी से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, इस परिचय से कहीं आगे बढ़ जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में और ख़ासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चलते हम गांधी को कैसे जान रहे हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, मैम taught history at JNU and is former director, Nehru Memorial Museum and Library. Professor Nishikant Kolge, Maulana Azad, National Urdu University, Hyderabad. और डॉक्टर सौरभ वाजपेयी, कन्वीनर, नेशनल मूवमेंट फ्रंट, अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और गांधी के साथ उनके कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट को लेकर जुड़ रहे हैं टू हेल्प अस मेक सेंस ऑफ वाइड स्प्रेडिंग एलिगेशंस एंड क्लेम्स अगेंस्ट गांधी. Let's dissect what WhatsApp University says about Gandhi. And here I have already shared the slides with all of you on the panelists. And the first claim goes like this. Gandhi engineered India's partition and emasculated the Hindu society in his appeasement of the Muslims. And that's why he was murdered. भारत की बंटवारे के लिए गांधी जिम्मेदार थे. मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने हिंदू समाज को निर्बल किया. इसी वजह से उनकी हत्या की गई. Professor Mukherjee, what is behind this claim of Gandhi's Muslim appeasement? It is also said that Gandhi ने भूख हड़ताल कर इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर किया to release a fund of rupees 55 crores during and amidst the partition riots. क्या partition गांधी की वजह से हुआ और इसीलिए उनकी हत्या की गई? What would you say, ma'am? नमस्कार, आप का बहुत धन्यवाद मुझे इस डिस्कशन में बुलाने के लिए, मौका देने के लिए, अपने विचार आप सबके सामने रखने का, और वो भी ऐसे मौके पे जो गांधी जी की जयंती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सब मुद्दे उठाने की तकलीफ की है, जो कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर हैं। और खासकर हमने देखा है कि जब गांधी जयंती होती है या गांधी जी की शहादत का दिन होता है, जब हमें एक मौका है गांधी जी के कुर्बानियों को, उनकी जो हमारे लिए जो लेगेसी है उसके बारे में बात करने की, सोचने की, उसी समय ये इस तरह की जो चीजें हैं ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगती हैं। इनफैक्ट गोडसे को लेके भी बहुत बड़ा चढ़ा के बातें होती है इन्हीं मौकों पे। तो इस सब से ही सबसे पहले हमें ये एक क्लू मिल जाती है कि ये जो सारी चीजें कही जा रही है, जो सब आपने कहा अभी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकलती हैं ये बातें। ये जो बातें हैं ये किसी विद्वान के, किसी रिसर्च के, कोई पढ़ाई करके किसी ने सब तथ्य निकाले हों लाइब्रेरियों में जाके, आर्काइव्स में जाके, या उस समय जो लोग थे उनसे बात करके, ऐसा नहीं है। ये सब एक प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा ये ऐसा है जो कि एक सुयोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से, एक प्रोजेक्ट की तरह इसे किया जाता है। और इसका एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो है आपसी भेदभाव जो है उसको बढ़ावा देना, पोलराइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उसे बढ़ावा देना। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश में हम कम्युनलिज्म कहते हैं, हिंदी में हम इसको सांप्रदायिकता कहते हैं, तो ये बेसिकली इस आइडियोलॉजी का नतीजा है, इस सोच का नतीजा है। ये समझना जरूरी है। अभी आप जितनी भी चीजें पूछेंगी ना, और पूछ चुकी हैं, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग कहीं से निकल के नहीं आ रही हैं, ये एक ही फैक्ट्री में से आ रही हैं, एक ही इसके पीछे एक ढांचा है, एक पूरा स्ट्रक्चर है सोचने का। सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में नहीं, महात्मा गांधी के बारे में नहीं, भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में हमें कहाँ जाना है,
ये सारी चीजें जो है, ये हिंदू राष्ट्र का जो उद्देश्य कुछ लोगों ने अपने सामने रखा हुआ है, उसमें से निकल के आते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के तरीके हैं ये सारे, कि जो जो लोग, जो जो सोच, जो जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य के रास्ते में बाधा है, उनको किस तरह से उस रास्ते से हटाया जाए। तो साफ बात है कि अभी तक गांधी जी की शहादत को अब कितने साल हो गए, 48 में वो हमें छोड़ के गए थे। तो अब आप गिन लीजिए कि अब कम से कम मतलब 77 साल हो गए मेरे ख्याल इस साल। हम्म। तो अभी तक सबसे बड़ी बाधा जो है भारतीय, ये हिंदू राष्ट्र के रास्ते में गांधी जी बन के बैठे हैं। उनको मार लिया, उनका वध हो गया, बहुत कोशिश करी उनके आइडियाज को डिमोलिश करने की, उनको डिस्क्रेडिट करने की, पर अभी भी जरूरी है कि ये सब बातें फैलाई जाए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये सब चीजें कहाँ से निकलती है और क्यों निकलती है। तो देखिए, हमारे देश में दो क्लियर कट विचारधाराएं थी जो आजादी के आंदोलन का जो समय था उसमें उभर के आई। एक था हमारा राष्ट्रवाद, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी हमारी, उस लड़ाई को उसने प्रोत्साहित किया, उसको, उसकी जो इंस्पायर किया उस सोच ने। तो दादा भाई नारोजी से लेके शुरू हुआ और महात्मा गांधी तक और उन सोशलिस्ट वगैरह सब, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और दूसरी एक सोच थी जिसके रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम कम्युनलिज्म में जिन्ना और उनके साथी थे, और हिंदू कम्युनलिज्म में सावरकर, गोलवालकर, आरएसएस, हिंदू महासभा, ये उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। ये बड़ी क्लियर कट हमें समझने की जरूरत है, तब हम समझ सकते हैं कि ये बातें क्या है, कि क्यों गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, क्यों गांधी जी ने ये नहीं किया, क्यों गांधी जी फास्ट पे गए, गांधी जी की हर बात क्यों बुरी लगती है। गांधी और अंबेडकर को अभी भी बैठ के हम लड़ाते रहते हैं। गांधी जी ने जो काम किया अछूतों के लिए, उसको भी हम नहीं मानना चाहते। ये सब उसी एक सोच से निकलती है कि कैसे उस रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि हमारे सेक्युलर नेशनलिज्म के सबसे बड़े सिंबल थे महात्मा गांधी, उनकी इमेज को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। तो अब जो मैं आती हूँ आपकी इस बात पे, देखिए आज सबको मालूम है, जितने शोध हुए सब दिखाते हैं कि सबसे बड़ा रोल हमारे विभाजन में किसका था, जो हमारे ऊपर राज करते थे, अंग्रेज। ये उनका उद्देश्य था कि हिंदू मुसलमान और जितने भी यहाँ कौमें हैं वो आपस में लड़ती रहें, ताकि उनका राज जो है वो बरकरार रहे। ये सोच कब शुरू होती है? 19वीं सदी में शुरू होती है, जब वो देखते हैं 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान और सब लोग जो है, चाहे ऊंचे हैं, नीचे हैं, सामंतवादी हैं, किसान हैं, सब एक साथ लड़ते। तो फिर वो ये सोचती है कि इन सबको अलग करना कैसे शुरू किया जाए। पहले उन्होंने मुसलमानों को गिल्टी ठहराया, फिर उन्होंने देखा कि राष्ट्रवादी जो विचार है वो हिंदुओं में ज्यादा उजागर हो रहे हैं, तो मुसलमानों को पेट्रोनाइज करना शुरू किया। हिंदी उर्दू की लड़ाई करवाई, अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई करवाई, जितने विभाजन हो सकते थे हमारे देश में सब उन्होंने कोशिश करी। पर सबसे सक्सेसफुल उनका जो एफर्ट था वो कम्युनलिज्म पे हुआ, जो हिंदू मुस्लिम का जो द्वेष था जो उन्होंने शुरू करवाया, उसके जो थे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के कुछ लोग जो थे वो उनके जाल में फंस गए। उधर मुस्लिम कम्युनलिज्म, इधर हिंदू कम्युनलिज्म, सिख कम्युनलिज्म, कई तरह के कम्युनलिज्म जो थे वे पनपे। तो उसका ही ये नतीजा, असल असल में पार्टीशन उसी सोच का नतीजा है। सेपरेट इलेक्टेड है, वो लंबी कहानी है कम्युनलिज्म कैसे ग्रो करता है इस देश पे। तो ये कहना कि गांधी जी पार्टीशन करवाएंगे, देखिए सीधी सी बात है, जिस आदमी ने सारी अपनी जिंदगी दे दी हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, वो उसका विभाजन क्यों चाहेगा? ये सिंपल सवाल हम नहीं पूछ सकते? एक बच्चा भी पूछ सकता है कि जो उसका पिता है उस राष्ट्रवाद का, वो अपने बच्चे को मारना चाहेगा, वो विभाजन कराना चाहेगा? एक ऐसी एब्सर्ड जो फॉर्मुलेशंस हैं, ये हमारे ऊपर थोपी जाती है। तो असली बात तो ये है कि ये अंग्रेजों की कराई हुई सारी वो थी, और उसमें हमारे जो हिंदू कम्युनलिस्ट, मुस्लिम कम्युनलिस्ट थे, ये सारे उनके ही जाल में फंसे, और उनकी जो सोच थी जिससे
फायदा किसको हो रहा है? किसको फायदा होना था इससे? इसको सिर्फ अंग्रेजों को फायदा होना था। इतने साल उन्होंने अपना राज चला लिया, 1857 के बाद 90 साल राज चला लिया, हमारे लोगों को विभाजित आपस में करके। गांधी जी फास्ट पे क्यों गए? गांधी जी फास्ट पे इसलिए गए क्योंकि वो सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान बन गया, पर हिंदुस्तान जो था वो धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना, पर हिंदुस्तान जो था उसने अपने आप को धर्म के आधार पे कभी नहीं बनाया। उसके बाद हमारा जो संविधान था वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका नतीजा हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान था, वो कभी भी सांप्रदायिक रास्ते पे नहीं गया। तो इसलिए गांधी जी फास्ट पे गए थे, जिसकी वो बात करते हैं जनवरी में, लास्ट फास्ट जो उनका था जिसकी बात की जाती है। और कि उन्होंने ये कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो आजादी के बाद भी जो आपस में भेदभाव जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारी शक्तियां, जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, अब मुस्लिम तो मेजोरिटी जो थे पाकिस्तान में चले गए, पर हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम अभी भी थे। रिफ्यूजी बहुत सारे आए थे, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली में हिंदू सिख सारे रिफ्यूजी आए थे। उनमें नेचुरली एक उत्तेजना थी, घर बार छोड़ के आए थे। और बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी जैसे कि आरएसएस, हिंदू महासभा, इस तरह की, जो उनकी इन इन उनकी जो ये फीलिंग्स थी उसको बढ़ावा दे रही थी, और इसका नतीजा हिंसा हो जाती थी। और बहुत राइट्स हुए सितंबर 47 में दिल्ली में, जिसमें 2 लाख मुसलमान जो थे उनको पुराना किला में रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। और गांधी जी का ये प्रण था कि हर कोई मुसलमान अपने घर वापस जाएगा। उन्होंने जो मेव मुसलमान थे गुड़गांव नू इलाके के, जो एक बार वहां दौर चला था कि हम छोड़ के पाकिस्तान जाएंगे, गांधी जी ने खुद अश्योरेंस दिया, रोका उनको, बोला नहीं तुमको हिंदुस्तान छोड़ के जाना। वो आज तक याद करते हैं। जब पिछले साल वहां पे दंगे कराए गए थे इस इलाके में, तो उन्होंने याद दिलाया था कि हम गांधी जी के कहने पे यहाँ रहे थे, और आज हमारी ये हालत है। तो यहाँ बिल्कुल ठीक है कि गांधी जी मुसलमानों को अपीज नहीं करते थे। वो उनका ये विश्वास था, सारे राष्ट्रीय आंदोलन का ये विश्वास था कि इस देश में सब समुदाय के लिए जगह है। आंदोलन जो लड़ा गया है ये सबके लिए लड़ा गया है, किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लिए नहीं लड़ा गया है। तो इसका बहुत, मेरे दिमाग में तो इस पे टोटल क्लैरिटी है कि जितने भी ये सवाल हैं कि उनको 55 करोड़ देने थे, ये सब भी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा बाय द वे कोई, ये तो टोटल झूठ भी है। गांधी जी ने इसको कंडीशन नहीं बनाया था, ये फैक्चुअली भी गलत है। गांधी जी फास्ट पे गए थे कम्युनल एमिटी के लिए, और जब सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आरएसएस भी शामिल है, हिंदू संगठन भी शामिल है, उन्होंने साइन करके दिया गांधी जी को कि हम लोग जो है सब यहाँ पे सद्भावना के लिए काम करेंगे, ये गलत काम नहीं करेंगे, तब गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा था। We can turn to the next question and the next allegation which is hurled against Gandhi. As ma'am rightly pointed, we have to, in some ways, still continue to respond to these allegations in the first factual manner, because they are floating around as facts. And another claim that is alleging what Gandhi could have done but did not is about Bhagat Singh's getting hanged. So, Dr. Vajpayee, I'll come with this to you. गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, आप इस क्लेम को कैसे देखते हैं? एंड सो प्लीज पॉइंटेडली फर्स्ट एड्रेस द फैक्चुअलिटी ऑफ द क्लेम। सी राशि, ये इस तरीके की जितनी भी बातें, जितनी भी चर्चाएं आती हैं, जितनी तरीके का ये प्रोपागेंडा है, जैसा मैडम ने कहा कि कई बार ना आप हिस्ट्री को फैक्ट्स के साथ काउंटर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट काउंटर द फॉल्सहुड एंड द लाइज with the facts because their culture of argumentation is very different. अभी आपने जो नोट भेजा उसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया था, गांधी जी उनको कंडेम करते हैं, इस तरीके के एलिगेशंस आए। अब देखिए, इसको फैक्चुअली अगर हम काउंटर करने की कोशिश करें तो फैक्ट्स कहाँ से लाएंगे?
हम आर्गुमेंट लाएंगे। आर्गुमेंट क्या है कि अगर ये बात कर रहे हैं अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, तो उस टाइम पर ना तो प्रफुल्ल चाकी जिंदा है और ना ही खुदीराम बोस जिंदा है। वर हैंग्ड इन 19 फांसी की सजा दे दी गई थी। अगर वो बात कर रहे हैं 1905 जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इंडिया में थे, लेकिन गांधी वॉज नॉट देयर, गांधी वॉज इन अफ्रीका दैट टाइम। अब इसको आप कहें कि इसको मुझे फैक्ट्स के साथ काउंटर करना है, तो यहाँ पर कोई फैक्ट इसका है ही नहीं, उसका बेसिस है ही नहीं जो मैम ने कहा। इसी तरीके का पूरा प्रोपागेंडा ये गांधी और सुभाष के अगेंस्ट है कि गांधी और भगत सिंह के, कि आखिर भगत सिंह को गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। उनका सिंपल सा आर्गुमेंट है कि भगत सिंह बहुत पॉपुलर हो गए थे, और अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो गांधी जी जो है ना उनको कोई नहीं पूछता इस देश के अंदर। इन लोगों ने दरअसल भगत सिंह की भी राइटिंग्स अगर पढ़ ली होती तो शायद इस तरीके के एलिगेशंस करने के पहले ना उनका दिल थोड़ा सा कांप जाता, लरज जाता। इनफैक्ट भगत सिंह ने बहुत ही कैटेगोरिकली लिखा कि हम सब लोगों को गांधी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन सब ने हमारे अंदर जो है राष्ट्रवाद की अलख जगाई। तो मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता कि मैं गांधी जी के बारे में कुछ ऐसा बोलूं। उनके अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनके जो मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और ये ना भगत सिंह छुपाएंगे और ना गांधी छुपाएंगे, और गांधी की ऐसी करने की आदत भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी का अपना मेथड है, गांधी सत्य की बात करते हैं। तो गांधी तमाम बार जो बात गलत होती है उसको गलत कह देते हैं। जैसे भगत सिंह और इस तरीके के रेवोल्यूशनरी वायलेंस को उन्होंने कई बार कंडेम किया अपनी पूरी लाइफ टाइम में। उन्होंने तमाम बार कहा कि इस तरीके के रेवोल्यूशनरी वायलेंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो दौर था जब आयरिश जो मूवमेंट था या जो रशियन मूवमेंट थे, निहिलिस्ट मूवमेंट्स थे, वहां से ये इंडिविजुअल टेररिज्म का एक वो आ रहा था कि भाई हम हिंसा का सहारा लेंगे। तो आयरिश जो रेवोल्यूशनरीज थे वो टेररिस्ट उस जमाने में कहे जाते थे। अभी तो उसका एकदम कैनोटेशन एकदम बदल चुका है। तो गांधी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि वायलेंस जो है ना इंडियन सोसाइटी के भीतर अगर इंट्रिंसिक हो गया एज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट, तो शायद फिर हम अपनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को शेप नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैम ने इशारा कर दिया कि ये दो कल्चर्स की लड़ाई है, और आपको 1909 में इंडिया हाउस लंदन के अंदर सावरकर और गांधी की जब आप डिबेट देखेंगे, वो डिबेट इसी के अराउंड है। गांधी बनाना चाहते हैं एक ऐसी सोसाइटी जो पीसफुल हो, यूनाइटेड हो, नॉन वायलेंट हो, और सावरकर कह रहे हैं कि भैया तुम तो जो है हमारी बहादुर हिंदू कौम को कमजोर बना रहे हो, कायर बना रहे हो, और हमें तो मांस खाना पड़ेगा, हमें ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें वायलेंस करना है। तो वहां से ये पूरा इनका लॉजिक उभरता है, और इस लॉजिक बीच में अगर आप देखिए रिलीफ फ्रॉम द जेल, so when he came out after that he started trying कि कैसे इस केस को हम पुट करें। so since he was a lawyer, तो उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि भैया ये नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में किया हुआ एक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ है ना, अभी भी हमारा सिस्टम ना वो कागज पर चलता है, और कागज के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई मानसिक रूप से जो है दिवालिया है, विक्षिप्त है, तो उसको फिर सजा नहीं दी जाएगी, उसको एक्ट को मान लिया जाएगा कि वो तो फिर एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में किया गया एक्ट है। तो गांधी इस तरीके के लॉजिक वहां पर उनको दे रहे हैं कि दूसरा लॉजिक वो दे रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके का की हत्या की है, अगर इनको आपने हीरो बना दिया तो फिर उसके बाद में ना फिर वायलेंस जो है ना वो खूब बढ़ जाएगा। तो गांधी के पास इन सब चीजों के लिए देखिए, और एक तो उनका कन्विक्शन होता है, और दूसरी चीज होती है कि कैसे इस केस को हमें जुडिशरी के अंदर, लॉ सिस्टम के अंदर हमें कैसे पुट करना है। फिर गांधी 26 जनवरी के बाद जब आते हैं 1931 में रिहा होकर, तो उसके बाद फरवरी में गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन ने तब तक साइन नहीं किया हुआ है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो ये डेथ सेंटेंस है उसके ऊपर। तो जब भी गांधी जी बातचीत में उसको लाते हैं तो इरविन कहता है कि इस पर हम अलग से विचार करेंगे। और गांधी इरविन पैक्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 90,000 जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो किसी तरह के वायलेंट एक्टिविटीज में नहीं थे, उनको रिहा करने पर इरविन तैयार हो गया है। और ये पहली बार ऐसा मौका है जब वायसराय ऑफ इंडिया गांधी या किसी भी कांग्रेस लीडर को अपने बराबर में बिठाकर मजबूर हो रहा है
कि हम आपसे समझौता कर रहे हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट एक बहुत बड़ी जीत है फ्रीडम स्ट्रगल की, तो उसको भी डिमीन करना है उसी के साथ साथ कि अच्छा भाई सारा गांधी इरविन पैक्ट तुमने कर लिया और पता नहीं कौन कौन सी ताजपोशी उसके बाद गांधी जी की हो गई। तो यहाँ पर जब गांधी जी ने आ, को इरविन ने बोला कि हम इस पर अलग से विचार करेंगे, और फिर बाद में गांधी जी ने 18 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी कि इनको फांसी मत दीजिए। उसके बाद 19 मार्च को चिट्ठी लिखी, और जिस दिन भगत सिंह एंड अदर्स वर हैंग 23 मार्च को, उस दिन भी गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी। तो 3 चिट्ठियां वो लिख रहे हैं कम्युनिकेशंस में, अपनी तरह से उस केस को पुट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो पूरी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो एकदम रेबेलियस मूड में है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब ब्रिटिश आर्मी के अंदर ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा का पूरा सिस्टम है उसके अंदर अनरेस्ट आया है, उसको हम लोग व्हाइट म्यूटिनीज के नाम से जानते हैं। कई बार कहा जाता था कि अब तो लग रहा है कि इंडिया के अंदर व्हाइट म्यूटिनी भी करवा देंगे, यानी अपने ही लोग विद्रोह कर देंगे। तो वो पंजाब केडर का पुलिस ऑफिसर है जिसकी हत्या हुई है। और पंजाब केडर का मतलब है कि पंजाब, पंजाब की आइडेंटिटी, वहां की आर्मीज, उन सबके सारे रैंक से ये लगातार खबरें भी उनको आ रही हैं कि भैया अगर इसको, इन लोगों को आपने फांसी पे नहीं चढ़ाया तो फिर हम जो है ना, हम आपके साथ अब काम नहीं करने वाले। अगर आप अपनी जान ही नहीं बचाओगे तो हम कैसे आपके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है ना, देवर अडमेंट कि नहीं भाई इनको तो फांसी पे चढ़ाएंगे, और गांधी यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको बचाएं। देखिए गांधी जी के जो एक तरह से हम कहें कि गांधी जी को जो क्रिटिक करने में बिल्कुल संकोच नहीं किया कभी भी, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया। और क्रॉस रूट जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने, कि गांधी जी जितना कर सकते थे भगत सिंह और बाकी रेवोल्यूशनरीज को बचाने के लिए उतना उन्होंने किया। अब इसके बाद फिर कराची का अधिवेशन होता है, कराची के अधिवेशन में खुद भगत सिंह। तो यहाँ पर आपको देखना है कि गांधी जी, जब गांधी जी को एक तरह से जो है काले झंडे दिखाए जाते हैं कराची में, ये सब कुछ है, ये सब कुछ जो है ना सच है। लेकिन खुद भगत सिंह के जो पिता हैं वो गांधी जी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, लेकिन ये लोग अभी जो है कहेंगे कि भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे और उसका एक प्रोपेगेंडा बनाएंगे। देखिए गांधी जी कौन थे? गांधी जी खुद उसी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से लड़ रहे हैं जिससे भगत सिंह लड़ रहे थे। खुद गांधी जी 6 साल के करीब जेल में रहे हैं। 1942 के बाद जब गांधी जी को पकड़ा गया है तो उनकी पत्नी जेल में मर गई। उनके जो जिनको पांचवा पुत्र कहा जाता था, महादेव देसाई, जो उनके सेक्रेटरी थे, वो भी जेल में मर गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको रिहा नहीं किया। यहां तक कि जब जेल में गांधी जी अनशन पे बैठे तो चर्चिल ने कहा कि बुड्ढे को मर जाने दो, मिलिट्री को तैयार कर दो, इसका रातों रात फ्यूनरल कर देंगे, जो कुछ भी होगा देश में हम आर्मी से निपट लेंगे, गांधी को मर जाने दो। आप ये सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसको खुद ब्रिटिशर जेल में डाल रहे हैं, जगह जगह उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मरने की कामना कर रहे हैं, तो वो आदमी वायसराय ऑफ इंडिया नहीं है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है। So I'll come back to you after getting one response from Professor Kolge, and because you have already shifted our discussion towards the contemporaries in some ways by bringing in Bose as well in addressing your response to the claim against Gandhi on Bhagat Singh. So regarding Ambedkar, it is often said that Gandhi blackmailed Ambedkar into forcibly signing the Pune Pact, which disenfranchised the Dalits. गांधी ने अंबेडकर को पूना पैक्ट साइन करने पर मजबूर किया और दलितों को उनके अधिकारों से वंचित किया। प्रोफेसर कोलगे, what does your research expertise suggest about Gandhi-Ambedkar rivalry and such portrayal of these icons of freedom struggle on social media? क्या गांधी ने अंबेडकर को पूना पैक्ट साइन करने पर मजबूर किया? क्या गांधी दलितों के अपलिफ्टमेंट में बाधा थे? Thank you, Rashid, for this invitation. तो ऐसा नहीं है, रिसेंट भी कई बार कहा है जो और हाईलाइट कर रहे हैं कि गांधी का भी क्या कंट्रीब्यूशन था। आप अगर पूना पैक्ट की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हम छोटा सा कंपैरिजन कर सकते हैं
कि क्या मैकडोनल्ड अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड में क्या दलितों को मिला था और क्या पूना पैक्ट में हासिल हुआ था। अंबेडकर को फोर्स किया गया था। एक्चुअली इट इज टू से इट इज आल्सो इंसल्टिंग अंबेडकर। अंबेडकर ने कभी भी, उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा था कि मुझे आप उस मुद्दे तक मत ले जाना जहां मुझे अपने लोगों के हित और गांधी की जान बचाने की, मैं अपने लोगों के हित के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे कहीं पर हैंग कर दो, लेकिन मैं। और उन्होंने बहुत इंच बाय इंच उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी पूना पैक्ट में, उन्होंने किसी को भी, और जो मिला था उससे वो काफी संतुष्ट थे। तो तीन चार बिंदुओं पर हम इसको पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि पहली ये चीज थी कि सीट्स कितनी मिली थी, ठीक है, प्रोविजनल मतलब स्टेट्स में। तो जो मैकडोनल्ड अवार्ड जो दिया है वो 71 सीट्स देता है, कि सब अलग अलग स्टेटों को टोटल करके वो आपको 71 सीट्स देता है दलितों के लिए। जब पूना पैक्ट की बात हुई तो पूना पैक्ट में की जब जब डिस्कशन हुआ अंबेडकर और दूसरे हिंदू नेताओं के बीच में, उन्होंने 197 की डिमांड करी। उन्होंने कहा कि मुझे, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना ज्वाइंट इलेक्टोरेट छोड़ दूं, तो उसका मुझे आपको हर्जाना देना पड़ेगा। और ही डिमांडेड 197 सीटें, विच वाज मच अबव द proportionate to the population of Dalits. So लेकिन फाइनली हिंदू लीडर्स और अंबेडकर एग्री हुए 148 सीट पर। इट्स वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट नंबर्स। 71 के स्थान पर 178 सीट जो है के लिए वो एग्री हुए, जिसमें अंबेडकर ने मैंने जैसे बताया 197 मांगा था, लेकिन वो संतुष्ट थे इस बात से कि उन्होंने काफी जो है सब्सटेंशियल नंबर जो दलितों की उस समय की पॉपुलेशन के अनुपात में उनको मिल गया था। दूसरा जो पॉइंट है, मेथड ऑफ इलेक्शन, कि भाई इलेक्शन किस तरह से होगा। तो पहले बहुत ब्रीफली दो बात समझ ले, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है और ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट में सिर्फ दलित ना केवल चुनाव लड़ेंगे, बल्कि ओनली दलित ही उसको वोट करेंगे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट ऐसा है जैसे अभी का व्यवस्था है रिजर्वेशन, कि दलित जो है उस सीट पर सिर्फ दलित ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वोटिंग सब लोग करेंगे। ये है ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात है। तो जो मैकडोनल्ड अवार्ड ने दिया था वो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, कि ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट से दलित ही वहां पर खड़े हो सकते हैं और दलित ही उसको चुनेंगे। अंबेडकर की जब बात करें तो अंबेडकर शुरू से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे थे। उन्होंने जब साइमन कमीशन आया तब उन्होंने कहा था ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद एडल्ट फ्रेंचाइजी वो चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कारण बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, माइनॉरिटी अपना शेयर ले लेता है, उसके बाद मेजॉरिटी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट बेटर है, कि वहां पर जो है हमेशा मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के बारे में सोचती रहती। ये उनका उस समय साइमन कमीशन के समय स्टैंड था। 32 में उन्होंने मैकडोनल्ड अवार्ड्स, वो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है तब उन्होंने डिमांड करा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और जो है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड था, उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। और गांधी ने इसी के अगेंस्ट जो है फास्ट करा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। अंबेडकर ने भी बहुत कैटेगरिकली कहा था, मैं जो है ओनली आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट बोलोगे तो उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, इस बात पर सोचा गया है। फिर एक प्रपोजल आया कि 2 लेवल का जो है आप चुनाव कराइए। पहले प्राइमरी लेवल पर सिर्फ दलित ही खड़े होंगे और दलित ही वोट डालेंगे। उसमें से जो है कुछ लोगों को चुना जाएगा, वे लोग जो है पूरे ज्वाइंट इलेक्टोरेट पर खड़े होंगे, और फिर उन 4 में से एक को सभी लोग मिलकर चुनेंगे। इस बात के लिए अंबेडकर तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि इसमें दोनों की थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें हैं, कि इसमें एक तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट भी है, और जो जो डर हिंदुओं को सता रहा था कि दलित अलग हो जाएंगे, और जो दलितों को सता रहा था कि वो अपना रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, वो दोनों को खूबियां उसमें थी। और अंबेडकर ने सोच समझकर जो है उससे हाँ करा। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पहले जो डिसाइड ये हुआ था कि जितनी सीट मैकडोनल्ड अवार्ड में मिली थी, उन्हीं सीट पर ये 2 लेवल का
टू लेवल का इलेक्शन होगा। जो एक्स्ट्रा सीटें मिली है उसमें जो है सिर्फ ज्वाइंट इलेक्ट्रेट ही रहेगा, उसमें दो लेवल का चुनाव नहीं होगा। ये हिंदू हिंदू लीडर्स तैयार हो गए थे, लेकिन जब गांधी जी के पास बात गई तो गांधी जी ने कहा अगर ये दो लेवल का इलेक्शन अच्छी बात है तो उसको वहीं तक क्यों आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, पूरे सीटों पर लगाया जाए। तो ये गांधी जी ने अलग से सुझाव दिया था कि जो दो लेवल का है वो सिर्फ जो मैकडोनल्ड अवार्ड में मिला उस पे ना, जो पूरी सीट जो है 148 सीट्स मिली है उस पर जो है आप लगाइए। अम्बेडकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने, गांधी ने जो है उनकी बात, उनको ये एक और जो एक तरह से सौगात सौगात दी। ये भी, और दूसरी जो कंपैरिजन करने की बात है वो ये है कि सेंट्रल असेंबली में कितना दलितों को मिले रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इस बात का कोई उल्लेख जो है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड में नहीं था। लेकिन दलित और अंबेडकर और हिंदुओं के बीच में जो समझौता हुआ पूना पैक्ट, उसमें यह डिसाइड हुआ कि 18% जो है वो जो है दलितों को सेंट्रल असेंबली में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। न केवल सीट बढ़ी, न केवल ऐसा 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 मेथड ऑफ इलेक्शन आया जिसमें दोनों के अच्छे रूप को लिया गया था, और उसके अलावा सेंट्रल असेंबली में भी दलितों का रिप्रेजेंटेशन जो है निश्चित किया गया था अपने पूना पूना पैक्ट में। छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ। जैसा ये था कि पहले लेवल में चुनाव होगा उसमें कितने लोग खड़े होंगे, उसमें जो पॉलिटिक्स वो ये है, अंबेडकर ये चाहते थे कि कम से कम हो, क्योंकि हो सकता जो अपर कास्ट का कैंडिडेट है उसमें जीतने की संभावनाएं कम रहेगी, और अपर कास्ट चाहते थे कि वो नंबर ज्यादा से ज्यादा हो क्योंकि उनका कैंडिडेट भी वो जीत सके, सो दैट वो जो सेकंड लेवल में उसकी जीतने की संभावना बढ़े। अंबेडकर ने कहा, डिमांड करे कि हमको तीन चाहिए, मैक्सिमम तीन होना चाहिए जो फर्स्ट लेवल के चुनाव में जुड़ की। जो गांधी और अदर हिंदू लीडर्स थे उन्होंने कहा 5 या 6 होना चाहिए, लेकिन जो समझौता हुआ वो 4 पर हुआ। अंबेडकर उस बात सॉरी उस बात से भी संतुष्ट थे कि जो है उन्होंने एक एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो उन्होंने इसमें प्राप्त करी। तीसरी जो बात थी वो था ड्यूरेशन ऑफ दिस अरेंजमेंट। जो मैकडोनल्ड अवार्ड था, जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड था, उसमें यह व्यवस्था थी कि ये जो है 20 साल बाद ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट अपने आप खत्म हो जाएगा। अंबेडकर ने डिमांड करी कि जो प्राइमरी इलेक्शन का सिस्टम है वो 10 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी है, जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाला है दलितों के लिए, उसका और 15 साल मतलब 25 साल बाद जो है वो होगा, जनमत संग्रह होगा दलितों के बीच, उससे ये तय होगा कि ये आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। जो हिंदू लीडर थे उन्होंने जनमत संग्रह का बहुत विरोध करा, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब बात गांधी तक गई, अंबेडकर ने कहा आप गांधी जी का भी ओपिनियन लिए, तो गांधी जी जो है वो मान गए कि आप जनमत संग्रह कराना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन वो समय सीमा के लिए इतने नहीं थे, वो 25 साल के लिए तैयार नहीं थे, वो सिर्फ 5 साल की देने की बात है, और अंबेडकर जो है उससे कम नहीं करना चाहते थे। बात यहां तक पहुंची कि गांधी ने ये तक कहा अंबेडकर से कि आप यहाँ पर हो, या तो 5 साल या मेरी जिंदगी, आप डिसाइड करो। लेकिन अंबेडकर तब भी नहीं झुके, उन्होंने कहा, अंबेडकर ने अपने और मित्रों के साथ डिस्कस करा और उन्होंने कहा मैं 10 साल से कम के लिए तैयार नहीं होगा। और दोनों जो है एक तरह से ये डिस्कशन रुक सा गया था और कोई नतीजा उसके सामने नहीं आ रहा था। तब राजा जी ने ये सुझाव दिया कि इसको इस तरह से फ्रेम किया जाए, ये लिखा जाए कि जो है ये कब कंटिन्यू करेगा, ये बाद में आपसी सहमति से दोनों ग्रुप के लोग मिलकर डिसाइड कर ले। अभी ये डिसाइड नहीं करते हैं कि कितने साल में जो जॉइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अपर कास्ट और दलित लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। इस पे गांधी जी भी तैयार हो गए और अंबेडकर भी तैयार हो गए। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये कहना कि अंबेडकर को फोर्स किया गया था, ये बहुत गलत आर्ग्यूमेंट है। अंबेडकर इतने कमजोर व्यक्ति नहीं थे कि उनको इस तरह से फोर्स किया जाए, और खासकर वो उन विषयों पर लेके जिनमें उनके लोगों का जो है जो भविष्य जुड़ा हुआ है, और उन्होंने हर एक बिंदु पर अपनी बहुत कठोरता से अपने बातें रखी और अपने साथ। तो इस तरह से अगर आप देखें दोनों को कंपेयर करके,
तो जो मिला अम्बेडकर वो क्वाइट हैप्पी। वो बाद में जो है उन्हें लगा कि वो सेपरेट इलेक्ट्रेट दोनों में, दो इलेक्शन में कारण जो है, जो हिंदुओं का जो जीतता है उसी को ज्यादा फायदा होता है, वो बात का उनका ओपिनियन था। लेकिन जब उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था वो काफी संतुष्ट थे, और उन्होंने गांधी जी की तारीफ भी करी थी, और ये भी कहा था कि अगर ये इस तरह का बात पहले ही गांधी जी मान लेते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्हें इस तरह को पास करने की जरूरत नहीं। तो मेरा तो यही, मेरा अब लोग जो मेरी रिसर्च से जो पढ़ाई निकल कर आई है उसमें तो यह है बहुत साफ कि अंबेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ी हर इंच के लिए, और एक सेटिस्फैक्ट्री उन्होंने जो समझौता किया था। तो ये है। और यहाँ अभी ये बात भी कहना कि गांधी ने दलितों के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए कोई काम नहीं किया, ये भी फेयर नहीं है। ये भी ये मान लेना कि सिर्फ जो अंबेडकर ने कहा वही सही है कास्ट और उसके एनिलेशन के बारे में, दैट इज आल्सो नॉट फेयर। अंबेडकर वुड आल्सो नॉट हैव एक्सेप्टेड दिस प्रीमाइसेस। गांधी हैज हिज ओन वेज ऑफ टैकलिंग द कास्ट सिस्टम, और कास्ट से लड़ने की कई तरह की मेथड हो सकती है, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अंबेडकर भी है, पेरियार भी है, फूले भी है, और गांधी भी है। और गांधी का भी अपना एक अपना तरीका है, उसके भी कुछ फायदे हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं, उसी तरह जिस तरह से अंबेडकर के मेथड के कुछ नुकसान और कुछ फायदे हो सकते हैं। तो गांधी ने भी अपने तरह से जो है दलितों के उत्थान के लिए और उनके भलाई के लिए जो है काम करे, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. And especially for how you've linked the issue with representation, this is what I will link it with the next claim, and which is important because I think we have to address, there are so many of them. We had to actually club together only a few so that we can address it in a short duration. But there are so many. I think we can have like a volume of on the claims that are hurled against Gandhi. But I'll come to Dr. Vajpayee with this because the issue again becomes about representation and election, which was emphasized by Professor Kolge. So it is often alleged that even though Sardar Patel had more votes to be India's first Prime Minister, Gandhi surreptitiously made Pandit Nehru the first Prime Minister of India. सरदार पटेल के पास ज्यादा वोट्स होने के बावजूद गांधी ने नेहरू को इंडिया का पहला प्रधानमंत्री बनाया. Historically, how appropriate is this claim of Gandhi's intervention into who becomes the Prime Minister of India, Dr. Vajpayee? And also, given Gandhi's stature, even if there was such an intervention, even if there was a preference, how problematic is that and why? राशि आपने जो अभी बोला ना, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है तो उसका इलेक्शन जब भी होता था तो बेसिकली वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ में काम करते थे. स्पेशली 1920 का जो नागपुर में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है कांग्रेस का, जो गांधी जी ने ड्राफ्ट किया था, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, प्रोग्राम्स थे, उनको एक तरह से कंट्रोल करती थी, क्योंकि वो वर्किंग कमेटी थी, उसमें 15 लोग हुआ करते थे जो सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस हुआ करती थी. अब इसी वर्किंग कमेटी के साथ में एक हमारा राष्ट्रपति होता था, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट वाज कॉल्ड राष्ट्रपति एट दैट टाइम. सो वो राष्ट्रपति होता था. राष्ट्रपति कोई भी होगा तो उसको कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के साथ काम करना होगा. दरअसल इसकी कोशिश गांधी जी ने ये की कि ऐसा ना हो कि पर्सन टू पर्सन जो पॉलिसीज, प्रोग्राम, ओरिएंटेशन है कांग्रेस का, वो बदलता चला जाए. तो इस वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी को एक बहुत एम्पावर्ड कमेटी बना दिया गया. मैं अगर कहूं आपको तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस के पीछे भी कहीं ना कहीं ये माजरा था, ये मामला था कि आखिर जो प्रेसिडेंट है वो अपने हिसाब से नई पॉलिसीज बनाएगा या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी. नंबर 1, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और राष्ट्रपति के बीच का ये इंटरकनेक्शन आपको देखना है. दूसरी चीज, कांग्रेस वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट, और मास पॉपुलैरिटी के लिहाज से फिर नेहरू और ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी वाज कंसर्न, उसके
सबसे बड़े नेता सरदार पटेल थे, और एक म्यूचुअलिटी है। सरदार पटेल संगठन को पूरा होल्ड करते हैं, उसको चलाते हैं, बड़ी सारी लंबी कहानी है। और नेहरू जो है ना, वो मास मोबिलाइजर है। और जैसा आपको पता है कि लुई फिशर को 1946 इलेक्शंस के टाइम पर सरदार वल्लभ पटेल के साथ वो एक इलेक्शन की मीटिंग में गए, तो लोगों ने बहुत हेल किया। तो सरदार पटेल ने कहा कि ये मेरे लिए वेट नहीं कर रहे हैं, ये नेहरू के लिए वेट कर रहे हैं। उनको भी पता है कि जनता के बीच में कौन बहुत अधिक लोकप्रिय है। तो दूसरी ये चीज है कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, वो कोई भी बन सकता है, लेकिन वर्किंग कमेटी के साथ काम करना होगा। दूसरी चीज ये है कि जो नॉमिनेशंस मांगे जाते थे स्टेट कमिटीज से, तो चूंकि सरदार पटेल के साथ सारे लोग बहुत कंफर्टेबल थे ऑर्गेनाइजेशंस के, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो उनकी पहली पसंद हुआ करते थे। उनका एक होल्ड था ऑर्गेनाइजेशन पर। सोशलिस्ट को भी यही आपत्ति हुआ करती थी कि भाई सरदार पटेल का बहुत ज्यादा होल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। तो 1946 में मौलाना आजाद हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेचर अभी वापस लिया। सरदार पटेल वहां पर हैं, तो सरदार पटेल के पक्ष में स्टेट कमिटीज ने, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज ने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी, अपने नॉमिनेशन भेज दिए। जाहिर सी बात है कि सरदार पटेल वहां पर बन जाते प्रेसिडेंट। लेकिन वो प्रेसिडेंट बनते कांग्रेस पार्टी के। वहां पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का कोई जो है केस नहीं था। वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नहीं चुना जा रहा था, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी को चुना जा रहा था। गांधी जी को लगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमें यंगर लीडरशिप को सामने लाना चाहिए। सरदार पटेल तकरीबन 12 साल बड़े हैं जवाहरलाल नेहरू से। एक समय में जब गांधी जी को लगा कि भाई यंगर लीडरशिप को आगे लाओ, तो वो फिर जो है नेहरू को लाए, फिर नेहरू के बाद में फिर सुभाष को लाए, तमाम सारे लोगों को उन्होंने आगे किया। जाहिर सी बात है कि नेहरू का जो विजन है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, गांधी के साथ बहुत डिफर करता है। लेकिन बावजूद इसके 1942 में गांधी कह चुके हैं कि राजा जी नॉट पटेल, नेहरू विल बी माई सक्सेसर। ये उन्होंने बोल दिया है। अब उन्होंने जो देखा वो अलग कहानी है, लंबी कहानी है। सो इसमें एक तो ये समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चुनाव नहीं है। आखिरी बात कि जब नेहरू अध्यक्ष बने और उसके बाद कैबिनेट मिशन रिकमेंडेशंस के बाद में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो जब नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट थे एक तरह से, तो उनको जब वहां अंतरिम सरकार संभालनी है, इंटरिम गवर्नमेंट संभालनी है, तो नेहरू अध्यक्ष और इंटरिम गवर्नमेंट दोनों पोस्ट एक साथ संभाल नहीं सकते। नेहरू ने रिजाइन किया अपनी पोजीशन से, और आचार्य कृपलानी प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी बने, और नेहरू ने इंटरिम जो है गवर्नमेंट का एक तरह से कांग्रेस की ओर से जो टॉप मोस्ट पोजीशन थी वो उनको मिली। सो हिस्टोरिकली ये मिस इंटरप्रिटेड है और इसको बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। और जैसे हम लोग पहले भी बातें कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के डिस्टॉर्शन को इस तरह से पेश कर दिया जाता है उस गोइबेलियन मेथड के माध्यम से कि इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि वो 100 बार झूठ बोलने के बाद सच बन जाए। तो ये भी एक उसी तरीके का मिसकॉन्सेप्शन है राशि। But I think I should go to Professor Mukherjee now because it's been long since you spoke, ma'am. Before we conclude, I'd like you to address जहाँ एक ओर हम गांधी को फादर ऑफ द नेशन की उपाधि देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गांधी को नमन करते हुए दिखते हैं, वहीं 30 जनवरी गांधी की पुण्यतिथि पर कुछ संस्थाएं और उनसे जुड़े लोग मिठाई बांटने से लेकर गांधी के पुतले जलाना या उन पर गोली चलाने की हद तक गुजर जाते हैं। आखिर ये कॉन्ट्रडिक्शन है या इस प्रोपेगेंडा के को मद्देनजर रखते हुए इसे कैसे समझा जाए? इज इट रियली अ कॉन्ट्रडिक्शन और व्हाट इज इट? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? देखिए, पहली बात जो है, मुझे लगता है कि सरकारी तौर पे जो आप देखते हैं, एक तरफ फॉर्मल तरीके से गांधी जी को मानना, स्वच्छ भारत का उनको वो बनाना सिंबल, फिर खादी वगैरह को प्रमोट करना, फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनको लेके राजघाट जाना या उनको साबरमती आश्रम में घुमाना, वहाँ फोटो अपॉर्चुनिटी,
प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं खादी प्रमोट करते हुए, और ये सब चीजें जो हैं ये एक तरह से ये दिखाने के लिए कि हम गांधी जी को जो है उनकी कंट्रीब्यूशन जो है उनको इज्जत से हम देख रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और दूसरी तरफ जो है बहुत सारी संस्थाएं और लोग जो उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो सरकार की विचारधारा है इस वक्त, वो अपने लेवल पे जो है अलग तरह का एक नैरेटिव फैलाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और पब्लिक परफॉर्मेंस के थ्रू, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू। जैसे वो साध्वी प्रज्ञा जो है, उन्होंने गोडसे भी देशभक्त है उन्होंने कहा, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं उसको कभी अपने दिल से माफ नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, पर वो MP रही, पूरा सर्व किया उन्होंने अपना टर्म, अब हार गई है वो अलग बात है। परंतु इसी तरह से वो हिंदू महासभा के कुछ गिने चुने एक ऑर्गेनाइजेशन नॉन एग्जिस्टेंट है वर्चुअली, पर वो एक ड्रामेटिक इफेक्ट है, वो गांधी जी का पुतला बना के उसको गोली मारना, खून निकल रहा है, ये सब चीजें, गोडसे का कभी मंदिर बनाने की कोशिश करना, ये सब चीजें हैं पॉपुलर लेवल पे। ये नेगेटिव जो सोच है उसको, और गांधी जी का जो एक स्टेटस है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में उनका जो एक स्टेटस है, हमें याद करना चाहिए ना कैसे ये हमारे सरकारी एफर्ट से उनका स्टेटस नहीं बना है। गांधी जी का जो लोगों के दिल में, दुनिया के लोगों के दिल में जो एक स्टेटस है, वो उन्होंने जो कुर्बानियां करी, उनके जो विचार थे, उनकी जो इनोवेटिव थिंकिंग थी, उनके जो कंट्रीब्यूशन थे, उनकी गरीबों के साथ जो आइडेंटिफिकेशन थी, और एक नया रास्ता दिखाया उन्होंने दुनिया को कि कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है उपनिवेशवाद के खिलाफ और किसी भी ऑपरेसर के खिलाफ एक शांतिपूर्ण ढंग से लड़ी जा सकती है, एक मिलिटेंट लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। तो एक भविष्य के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उसके लिए लोग उनको मानते हैं, वो लोगों के दिल में जिंदा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या ब्राजील हो या आप चले जाइए ईस्टर्न यूरोप, आप कहीं पे जाके पूछ लीजिए महात्मा गांधी का नाम, सभी यही कहते हैं कि गरीबों के लिए उनका जो, उनके दिल में जो जगह थी, द ऑप्रेस्ड, उनका जो आइडेंटिफिकेशन था विद द ऑप्रेस्ड, वो चीज जो है वो उनकी इमेज है जो सारी दुनिया में फैली हुई है। उस इमेज को कोई हिला नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। हम चाहे जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, चाहे जितने मर्जी बुत बना के गोली चला लें और गोडसे को भगवान बना ले, जो असलियत है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो पूरे विश्व में जो है, गोडसे का नाम कोई जानता है कहीं पे? सॉरी टू आस्क, सावरकर का नाम कोई जानता है दुनिया में? भगवान बुद्ध के बाद कौन सा हिंदुस्तानी है जिसका नाम सबसे ज्यादा दुनिया में लोग जानते हैं? वहां जाके क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा किया है या गांधी फिल्म लोगों ने देखी है इसलिए होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो इसलिए है क्योंकि उनका जो काम है, उनकी जो शहादत है जिसके लिए उन्होंने दी, वो लोगों के मन में है, वो श्रद्धा लोगों के मन में है, तो वो जो है उसको कोई कोई हिला नहीं सकता। पर हमारे लेवल पे जो आपने कहा, ये एक हिपोक्रेटिकल टाइप का चीज हमें देखने में मिलती है। एक तरफ आप दिखाना चाहते हैं कि आप महात्मा गांधी को रिगार्ड करते हैं, उनको इज्जत बख्शते हैं, और दूसरी तरफ जो है, जो इस तरह के कारनामे हैं उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, उसको कंडेम नहीं करते, उनको सब चीज को होने देते हैं कि हाँ ये तो कोई और है जो कर रहे हैं। तो ये बहुत मुझे लगता है इरिस्पॉन्सिबल बात है, ये गलत है, और इसे हमें एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। But ma'am and sir, this doesn't really ever stop at hypocrisy or just a contradiction. It actually becomes something जहाँ गांधी के ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स को उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने का एक इंस्टेंस बना दिया जाता है. I would ask Professor Colgate to respond to this. How do we make sense of that? As in, how can brahmacharya experiments or ever really fit into this kind of contradiction which is hurled at Gandhi, or
Is there something more to understand that factually, or in terms of the different ways that you different ways of understanding things as you and understanding and dealing with oppression as you mentioned earlier? But how do we understand this? So thank you. So I think I'm on mute. यस यस सी, ये एक अच्छा है मेरे ख्याल से। इस बात को हमको समझना भी चाहिए कि गांधी भी इंसान थे, हमें भी दूसरी तरफ लोग अगर उन्हें एकदम नीचे गिरा रहे तो हमें भी उन्हें भगवान नहीं बनाना चाहिए। हमें भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, वो भी इंसान थे, उनके भी कुछ पूर्वाग्रह थे, उनकी भी एक अपब्रिंगिंग थी। मेरी जो रिसर्च वो कहती है कि वो जाति से तो बहुत पहले, जाति के पूर्वाग्रह से वो बहुत पहले बाहर आ गए थे, रेस के पूर्वाग्रह से भी वो बहुत बाहर आ गए थे। लेकिन उन्होंने जो है जेंडर से जुड़े पूर्वाग्रहों से काफी लंबी एक लड़ाई लड़ी, और उससे भी वो काफी हद तक पूर्वाग्रहों से वो बाहर आ गए। कुछ चीजों पे हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, वो चाहे जो महिलाएं थी, बच्चे थी, उनकी सहमति से करा, उनके पूर्ण सहयोग से करा, लेकिन उसको हमको ये मानना चाहिए कि भाई वो लोग इतने समझदार थे या नहीं थे कि उनकी सहमति दी जाए। इसको भी इस लेवल पर जाके जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज बात हमको ये जरूर समझनी चाहिए कि उन्होंने किस ईमानदारी के साथ उन एक्सपेरिमेंटों को करा। वो कहीं इस तरह से नहीं था कि किसी सुनसान जगह में, किसी कोने में जहाँ कोई नहीं जाता है और किसी को नहीं मालूम है, इस तरह नहीं है। वो और करने से पहले भी उन्होंने कई अपने मित्रों को पत्र लिखा और उनका जो है विचार जाने, अनुमति ली। बहुत अधिकतर लोगों ने उन्हें मना करा, लेकिन गांधी मानते थे कि वो उनके ब्रह्मचर्य के लिए और देश की आजादी के लिए, लोगों की शांति के लिए वो जरूरी है। इसीलिए जो है उन्होंने 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 इन तरह के प्रयोगों को करे। एक बात मैं बताना चाहता था कि एक थोड़ा सा ये समझ का भी फेर है, क्योंकि हम सामान्य भाषा में जब हम ये कहते हैं कि भाई एक आदमी औरत के साथ सोता है, तो सामान्यतः ये समझा जाता है कि सोने से मतलब है कि उनके शारीरिक संबंध बन रहे थे। ये एक सामान्य भाषा की, मैं अपनी पत्नी से भी बोलता था तो वो बोलती थी, मैं तो यही समझती थी वो साथ सोते हैं मतलब उनके बीच शारीरिक संबंध थे। मैंने कहा नहीं, वो सोना मत, सिर्फ सोने का ही काम करते करते थे। और दो तीन और एक बात हमको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये आखिर कई स्कॉलर्स ने इनको कई तरह से बताने की कोशिश करी है। मेरा ये कहना है कि ये जो सोने का जो ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट था, उसको वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहना चाहिए, वो उनके जीवन का एक भाग था। शुरुआत में वो ये कोई कम से कम 10-15 साल का ना, और उससे भी पहले वो जो है महिलाओं की उपस्थिति में स्नान करते थे। उसमें उनकी पत्नी थी और दूसरे महिलाओं के आश्रम थे। महिलाएं में जो आश्रम थी वो बहुत श्रद्धा के साथ उनको, जब वो नेकेड रहते थे, उनको ऑयल मसाज देते थे। उस समय भी लोग साथ में रहते थे, वो कुछ डिक्टेट करते थे, लेटर लिखने के लिए कहते थे, और दूसरे सामान्य कार्य भी उस साथ में चलते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन उन्होंने ये डिसाइड करा और इस तरह से एक्सट्रीम स्टेज पर गए महिलाओं के साथ संबंध में। मेरा जो आर्गुमेंट है, वो जो चाहते थे कि वो एक औरत उन्हें औरत की तरह स्वीकार करे, वो एक तरह का औरत बन जाना चाहते थे। और इसमें किसी भी तरह की वासना की जो मैं बात कर रहा वो नहीं है। वो एक और आर्गुमेंट है प्रोफेसर वीना हार्वर्ड का, वो भी मुझे ठीक लगता है। वो ये कहती है कि उन्होंने, ये भी एक पहली बार हुआ हमारे हमारे संस्कृति में, देश में, कि उन्होंने एक महिला को भी एक ब्रह्मचर्य का एक इक्वल स्थान देने की कोशिश करी। सिर्फ सीमेन कंट्रोल करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, मतलब महिलाओं के लिए भी एक ब्रह्मचर्य का स्टेज है जो उन्होंने अपनी नीज को उसमें इन्वॉल्व करा। और वो उसका पूरे डायरी रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने किस तरह से फील करा, उस बच्ची को किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। और बाकी समय में भी वो उसका, उनकी हेल्थ को लेकर, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहते थे। और उन्होंने तो किताब भी लिखी है मनुवेन ने, कि गांधी माय मदर।
उनका रिलेशन जो है इस तरह से है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको मैं सम अप कर देता हूँ 1 मिनट में, ये कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए गांधी जी भी इंसान थे और उनमें भी कुछ थोड़े बहुत पूर्वाग्रह हो सकते थे। उन्होंने उनसे भी काफी लड़ने की, बहुत ईमानदारी से लड़ने की कोशिश करी। हम लोगों से ज्यादा ईमानदारी के साथ उन्होंने उन पूर्वाग्रहों से लड़ने की कोशिश करी। और ये कहना कि उन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग करा और महिलाओं के साथ उन्होंने उनको कंट्रोल करके अपने ब्रह्मचर्य के इसमें बनाया, ये कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। Thank you so much, sir and ma'am, but especially for pointing to the honesty in Gandhi's efforts and pursuit and what he called his experiments with truth. इतिहास का एक काम निस्संदेह राजनीति को आईना दिखाना भी है, यह बताना भी है कि हम क्या कहकर चले थे और कहाँ पहुँचे हैं। तो जो पहले चले उन्हें न केवल कटघरों में खड़ा किया जा सकता है, ना ही मूर्तियों में गढ़ा जा सकता है। फिर उन्हें याद करने के मायने क्या हों। आशा है इस गांधी जयंती हम गांधी पर उठे सवालों के साथ इस सवाल पर भी मनन करेंगे और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू द ट्रस्ट।